हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय नवीन सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने 12th आरबीएससी के चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध वाटर रिलेशन इन प्लांट में डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से रिलेटेड विसरण और विसरण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए परासरण की प्रक्रिया, पादपों में परासरण ओस्मोसिस की प्रोसेस की स्टडी करेंगे। परासरण क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है और यह किस प्रकार से प्लांट की वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, पादपों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी बातें करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की मैकेनिज्म की, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस को स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परासरण को अगर हम साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में देखें तो परासरण एक प्रकार का विसरण ही होता है। अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो परासरण एक प्रकार का विसरण होता है जो द्रवों में पाया जाता है। परासरण, ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज अकर इन लिक्विड्स। A type of diffusion which is occur in liquid। द्रवों में पाया जाने वाला विसरण का एक प्रकार है। इसे समझने के लिए, परासरण की क्रिया को, ओस्मोसिस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक क्लोज्ड सिस्टम की कल्पना करते हैं, एक बंद तंत्र की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चैम्बर है, एक क्लोज सिस्टम है और इस क्लोज सिस्टम में, इस चैम्बर में, इस कंप्लीट चैम्बर को एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मान लेते हैं। इस चैम्बर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली से दो भागों में हमने इसे विभाजित किया है। तो यहाँ ब्लू कलर में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से इस चैम्बर को दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। एक को चैम्बर ए मान लेते हैं और दूसरे को चैम्बर बी। इन दोनों चैम्बर्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने डिवाइड किया है। इन दोनों चैम्बर्स में दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हम डालते हैं। दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन इस चैम्बर में भरे जाते हैं। मान लेते हैं एक और प्योर वाटर सॉल्यूशन यानी शुद्ध जल भरा हुआ है। शुद्ध जल, प्योर वाटर, यानी इस प्योर वाटर वाले एरिया में केवल विलायक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है और विलय
सोल्यूट एब्सेंट है। इस चैम्बर ए में भरा हुआ विलियन, भरा हुआ सॉल्यूशन जो किसका बना हुआ है, शुद्ध जल का बना हुआ है, प्योर वाटर का बना हुआ है। प्योर वाटर मतलब इसमें केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल में किसी तरह का विलय या सॉल्यूट घुला हुआ नहीं है, सॉल्यूट को हमने यहाँ सॉल्युबलाइज नहीं किया है। इसी तरह से दूसरे चैम्बर में हम मान लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक विलियन लेते हैं शर्करा का, गाढ़ा विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। चैम्बर बी में हमने लिया है शर्करा का सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। शर्करा का सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर मतलब इसमें H2O प्लस शुगर दोनों मिक्स हैं। H2O यहाँ सॉल्वेंट विलायक की तरह कार्य कर रहा है, प्लस शुगर यहाँ पर सॉल्यूट विलय की तरह वर्क करती है। तो यहाँ पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करके, शर्करा को विलय करके हमने एक गाढ़ा विलियन, एक सॉल्यूशन तैयार किया है। सॉल्यूशन, विलियन से तात्पर्य क्या है, विलय और विलायक का मिश्रण। विलय और विलायक का ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने इस चैम्बर में लिया है और इन दोनों सॉल्यूशंस को चैम्बर ए में प्रेजेंट प्योर वाटर और चैम्बर बी में प्रेजेंट शुगर सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट किया है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, जिसे हम एक प्रकार का विसरण ही कह रहे हैं, विसरण की प्रक्रिया ही मान रहे हैं, जो किसमें संपन्न होती है, द्रवों में। तो यहाँ इन दोनों चैम्बर्स में हमने क्या क्या लिया है, लिक्विड। अब इन लिक्विड में जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होने वाला गमन, होने वाला मूवमेंट ही परासरण कहलाता है। इसे समझने के लिए हमें विसरण वाले कॉन्सेप्ट को फिर से याद करना होगा। विसरण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के अणु, आयनों अथवा कणों में होने वाली ऐसी गति जिसमें पदार्थ के अणु, आयन अथवा कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे, विसरण कह रहे थे। तो यहाँ विसरण, इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में विसरण किसका होना है, डिफ्यूजन किसका होना है, जल के अणुओं का, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। विसरण किसका होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होना है। तो परासरण की क्रिया हम किसे कहेंगे, परासरण एक ऐसी विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जो द्रवों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर या जिसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर concentration to lower concentration via
सेमी परमिएबल membrane is called as osmosis। जल के अणुओं का, वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से डिफ्यूज होना ऑस्मोसिस कहलाता है, विसरित होना ऑस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। जब भी हम परासरण की क्रिया को समझने के लिए यहाँ हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को पढ़ना जरूरी है। जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, भाई कोई भी मॉलिक्यूल डिफ्यूजन में, विसरण में, कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर किसकी सहायता से जाएगा? एनर्जी स्पेंड करके, ऊर्जा को खर्च करके। और हर मॉलिक्यूल की अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा की सहायता से वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल यानी जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। दैट मीन्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स यानी प्रारंभ में इस जल के अंदर, इस बीकर में भरे हुए जल के अंदर सभी वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री। सारे वाटर मॉलिक्यूल सभी कैसे हैं? फ्री हैं। दैट मीन्स यहां कोई भी वाटर मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, किसी अदर मॉलिक्यूल या किसी अदर अणु के साथ रासायनिक बंध नहीं बना रहा है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। दैट मीन्स यहाँ सभी वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? फ्री हैं। सभी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एंगेज नहीं है। दैट मीन्स इस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगी? हाई, सबसे ज्यादा होगी। यानी एक प्योर वाटर सॉल्यूशन, एक प्योर वाटर में, एक शुद्ध जल में सभी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। दैट मीन्स किसी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे, फ्री हैं, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से इस बीकर में भरे हुए वाटर में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्री हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जब इस बीकर में, इस जल से भरे हुए बीकर में, वाटर से भरे हुए बीकर में जब भी हम कोई सॉल्वेंट में यानी इस जल में जब भी कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं यानी विलय ऐड करते हैं, कोई सॉल्यूट इसमें मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड करेंगे बीकर में, जैसे ही सॉल्यूट, जैसे शुगर सॉल्यूट ऐड किया जाता है, ऐड करने पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रहते हैं और सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सम वाटर मॉलिक्यूल बाइंड विथ शुगर मॉलिक्यूल। जैसे ही इस पानी में हम कोई विलय या सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट के ऐड करते ही सॉल्यूट को सोल्यूबलाइज करने के लिए, इस विलय को पानी में घोलने के लिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स विलय के साथ यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जब भी किसी विलय या सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग करता है, भाई सॉल्यूट के साथ जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंगेज होगी, यूज आएगी किसमें? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग करने में। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग करेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा।
काइनेटिक एनर्जी को यूज करने से अब वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिक्रीज होंगे, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ बाइंडिंग कर चुके, बाइंडिंग कर गए, दैट मीन्स अब वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। तो जैसे ही हम विलय विलायक में मिलाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के साथ बाइंडिंग करके अपनी फ्री एनर्जी स्टेट को लीव कर देते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस वजह से अब इस बनने वाले सॉल्यूशन में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर कैसे हैं? लेस। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? लेस नंबर्ड हो गए। दैट मीन्स अब जितने कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे इस सॉल्यूशन में जितने कम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे उतना ही कम डिफ्यूजन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, और जहां सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन यानी विसरण को प्रदर्शित करेंगे। तो इसी तरह से अब अपने वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेपरेट किया जाता है, अब यहाँ दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में मैंने चैम्बर ए में क्या लिया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी प्योर वाटर लिया। प्योर वाटर को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी विलय अणु घुला हुआ नहीं है। विलय अणु घुला हुआ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसी होगी? सबसे ज़्यादा। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बनाने में एंगेज नहीं है, दैट मीन्स सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। पर चैम्बर बी में देखें तो यहाँ क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। दैट मीन्स पानी में जैसे ही हमने शुगर मॉलिक्यूल्स को सॉल्युबलाइज किया तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स शुगर को सॉल्युबलाइज करने के लिए, विलय करने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी को लीव कर देते हैं और शुगर के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है सॉल्यूशन बी में, और सॉल्यूशन ए में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। और विसरण के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल, आयन और एटम किस तरफ मूवमेंट करता है? अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट करता है। तो अब इन दोनों सॉल्यूशंस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किधर होगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किधर होगी? हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में। यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो हाई है, और सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलायक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो और सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम हो, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी तरह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो। तो यहाँ देखो ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यानी इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H2O कैसी है? ज़्यादा है। और इधर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या है? लो है। दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड इन दोनों सॉल्यूशंस में से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किधर होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। दैट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कंडक्ट फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करेंगे। और अभी पिछले वीडियो में हमने परमिएबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन्स भी पढ़ी थी, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कैसी थी? ऐसी मेम्ब्रेन्स जो हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करती है बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोक देती है। द मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड ये दोनों सॉल्यूशंस जब सेपरेट होते हैं तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा किधर होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का पॉइंट में रखते हुए अगर देखना है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
और अगर हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के बेस पर देखें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के बेस पर इन दोनों सॉल्यूशंस में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन किधर है? इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज ऑस्मोसिस वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो परासरण क्या है? परासरण एक प्रकार का द्रवों में होने वाला विशेष विसरण है जिसमें जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से गमन करते हैं। या अगर हम विलायक के संदर्भ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के बाद यदि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से, तो यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है, परासरण कहलाती है। परासरण को नापने के लिए, परासरण को प्रदर्शित करने के लिए, ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ओस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओस्मोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से परासरण की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। तो परासरण का मापन, परासरण का मेजरमेंट ओस्मोमीटर से किया जाता है। ओस्मोमीटर से परासरण प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। परासरण प्रक्रिया का प्रदर्शन, ओस्मोसिस का प्रदर्शन ओस्मोमीटर की सहायता से हम कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। परासरण प्रक्रिया का प्रदर्शन ओस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक थिसिल कीप ली जाती है। थिसिल कीप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका बेस चौड़ा होता है। थिसिल कीप जिसका बेस चौड़ा होता है और इसकी नेक लंबी और संकरी होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को थिसिल कीप कहा जाता है। इस थिसिल कीप के नीचे चौड़े हिस्से पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बांध दिया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करने वाले पार्चमेंट पेपर या एग मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली या पार्चमेंट पेपर को थिसिल कीप के नीचे वाले बेस पर बांध दिया जाता है। ये पार्चमेंट पेपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। पार्चमेंट पेपर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, इसे थिसिल कीप के बेस पर बांध दिया जाता है, चौड़े हिस्से वाले बेस पर बांध दिया जाता है। बांधने के बाद थिसिल कीप में शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन रखा जाता है, भरा जाता है। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को भर दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ थिसिल कीप में हमने क्या ले लिया? एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब इस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को जिसे थिसिल कीप में लिया है, इस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग थिसिल कीप को जल से भरे हुए बीकर में, वाटर से भरे हुए बीकर में उल्टा रख दिया जाता है। पानी से भरे हुए बीकर में इस थिसिल कीप को उल्टा रख दिया जाता है। तो अब यहाँ देखो वही दो क्लोज्ड चैम्बर जैसी कंडीशन आ गई। एक चैम्बर जो बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है? वाटर सॉल्यूशन, प्योर वाटर। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था परासरण को समझाने के लिए, दो चैम्बर बनाए थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड, ए और बी। एक तरफ कंसंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन लिया था, एक तरफ प्योर वाटर सॉल्यूशन लिया था और एक तरफ शुगर सॉल्यूशन।
और इन दोनों सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया था। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक सिस्टम हमने तैयार कर लिया। एक तरफ बीकर में प्योर वाटर लिया है, चैम्बर ए की तरह प्योर वाटर, और दूसरी तरफ थिसिल कीप में चैम्बर बी की तरह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बीकर लिया है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, तो यहाँ भी दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए क्या लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर्चमेंट पेपर। अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, जिसे हम ओस्मोमीटर कहते हैं, इसे कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में लीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो हमें इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्यूशन, प्रारंभिक जब हमने प्रयोग शुरू किया था तो उस समय थिसिल कीप में भरे हुए विलियम का स्तर, जिसे हम इनिशियल प्रारंभिक स्तर कहते हैं सॉल्यूशन का, ये हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कुछ समय बाद अगर हम देखें तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स ये फाइनल लेवल हमें राइज अप होता हुआ नजर आता है। तो यहां ये जो इतना डिफरेंस डेवलप हुआ थिसिल कीप में भरे हुए सॉल्यूशन के अंदर, जो राइज हुआ सॉल्यूशन के लेवल में, जो राइज अप हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? ड्यू टू ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर टू थिसिल कीप। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर होगा यहाँ पर, क्यों होगा? क्योंकि थिसिल कीप में कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है और बीकर में प्योर वाटर सॉल्यूशन है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम है। और अकॉर्डिंग टू लॉ वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर जाएगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाता है। तो इस तरह से हम ओस्मोमीटर की हेल्प से ओस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थिसिल कीप मेथड से। ये हमारे 12th आरबीएससी में प्रैक्टिकल भी है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस वाया थिसिल कीप मेथड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल से रिलेटेड दो थॉट्स की, दो पॉइंट्स की, जो परासरण पर ही निर्भर करता है, ओस्मोसिस पर ही डिपेंड करता है। एंडोस्मोसिस यानी अंतः परासरण और एक्सोस्मोसिस यानी बही परासरण। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस, अंतः परासरण और बही परासरण की प्रक्रिया। सपोज दैट ये एक प्लांट सेल है, मान लेते हैं ये एक पादप कोशिका है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कवर्ड पार्ट, जिसे हम साइटोप्लाज्म पार्ट कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म एक तरह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म जो कि एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, इस साइटोप्लाज्म में वाटर में घुले हुए वेरियस कंटेंट जैसे आयरन, वेरियस सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, फैट, लिपिड ईटीसी इस साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर में घुले हुई कंडीशन में रहते हैं। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब ऐसी सेल को, प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, इफ द सेल पुट इनटू एट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति परासारी
विलयन। अति परासरणी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ सॉल्वेंट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज हायर देन सोल्यूट मॉलिक्यूल। ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अणुओं की सांद्रता विलय के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ए सॉल्यूशन विच कंसिस्ट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। अगर किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम हो तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, अति परासारी विलयन कहलाता है। हमें पता है सॉल्वेंट हमेशा कौन सा होगा? वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सोल्यूट मॉलिक्यूल यानी इस वाटर में घुले हुए कोई भी मटेरियल जैसे शुगर, सॉल्ट, etc। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, इफ वी प्लेस ए प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन then the concentration of cytoplasm is always higher than hypotonic solution। यहाँ जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसी प्लांट सेल को जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल है और इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन H2O कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? साइटोप्लाज्म के H2O कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ सेल के बाहर प्रेजेंट सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल कम है। दैट मीन्स यहाँ दो सॉल्यूशन बन गए, बाहर की तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और अंदर की तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इन दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो प्लांट सेल में वाटर मॉलिक्यूल आउटर एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करते हैं वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का सेल के अंदर एंट्री, आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंडोस्मोसिस कहलाती है। तो एंडोस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंडोस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन विच इफ ए प्लांट सेल प्लेस इनटू ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ आउटर एनवायरनमेंट मूव्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोस्मोसिस। अंतःपरासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु बाह्य वातावरण से सेल के साइटोप्लाज्म में अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से प्रवेश कर जाते हैं। जल का बाह्य वातावरण से कोशिका में प्रवेश ही अंतःपरासरण कहलाता है। What is endosmosis? The movement of water molecule from outer environment to cytoplasm of cell is known as endosmosis। बाह्य वातावरण से कोशिका के साइटोप्लाज्म की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एंडोस्मोसिस कहलाता है। और ये मूवमेंट कब कंडक्ट होगा? इफ सेल प्लेस्ड इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यह अंतःपरासरणीय गमन, पानी का अंतःपरासरणीय गमन किसकी सहायता से होगा? कब होगा? जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। जब भी प्लांट सेल में एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाती है, यानी स्फीत हो जाती है। स्फीत होना या टर्जिड होने का मतलब है फूलना, स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि लगातार आउटर एनवायरनमेंट से पानी सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर एंट्री लेते हैं। इस वजह से
सेल का साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है और सेल स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। वाटर का सेल में एंट्री, वाटर की आउटर एनवायरनमेंट से सेल में एंट्री एंडोस्मोसिस है, और एंडोस्मोसिस के रिजल्टेंट सेल का साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की इसी स्टेट को टर्जिडिटी ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की स्फीत अवस्था कहा जाता है। इसके उल्टा एक्सोस्मोसिस बहिपराशर, दैट मीन्स the exit of water molecule from cell cytoplasm to outer environment, the exit of water molecule from cell cytoplasm to outer environment is known as exosmosis। जब कोशिका से जल बाहर की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बाहर की ओर विसरित होता है तो इस प्रक्रिया को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस उस कंडीशन में कंडक्ट होती है जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपरटोनिक अल्प परासारी विलयन, सॉरी अति परासारी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस अति परासारी विलयन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस अल्प परासारी विलयन। तो जब भी किसी प्लांट सेल को अति परासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज लोअर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अणुओं की सांद्रता विलय के अणुओं की सांद्रता से कम होती है, अति परासारी विलयन कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और हाइपोटोनिक या अल्प परासारी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सॉल्यूट मॉलिक्यूल से ज्यादा हो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज हायर देन सॉल्यूट मॉलिक्यूल देन सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासारी विलयन। तो बहिपरासरण की प्रक्रिया एक्सोस्मोसिस में जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अति परासारी विलयन में रखते हैं, तो अति परासारी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कम हो और सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हो। तो जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के आउटर एनवायरनमेंट में कम होंगे, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में कम होंगे किसके कंपैरिजन में? साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखेंगे तो साइटोप्लाज्म एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है आउटर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। तो जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट कर देता है। तो इसी डिफ्यूज आउट कंडीशन को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। एक्सोस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम cell cytoplasm to outer environment of cell is known as exoosmosis. This process is conduct in a specific state in which the cell put into the hypertonic solution. जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, अति परासारी विलयन में रखा जाता है, तो सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट होता है, सेल से बाहर निकलता है, और इसी डिफ्यूज आउट होने वाली कंडीशन को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के रिजल्टेंट सेल में टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी वाली कंडीशन आती है। जब भी एक्सोस्मोसिस होगा सेल फ्लैसिड हो जाती है, यानी शलत हो जाती है। शलत होने का मतलब पिचकना, यानी श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से सेल के पिचकने या फूलने की कंडीशन डिपेंड करती है एक्सोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर या एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर पर। एक्सोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटर एनवायरनमेंट इफ सेल पुट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एंडोस्मोसिस का मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू सेल साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोस्मोसिस। दिस स्टेट इज ऑलवेज डेवलप इफ
द सेल पुट इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक आज के इस टॉपिक में ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के दो टाइप, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लस सेल में डेवलप होने वाले वेरियस प्रेशर्स जैसे टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी, ईटीसी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे।